नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अब एक नई हेडिंग आएगी जिसको हम गाउस लॉ या गाउस थ्योरम कहेंगे। लेकिन गाउस लॉ और गाउस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आज दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहा हूं। हम जिस पर डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट कब और कैसे अप्लाइड होंगे। ठीक है, तो आज हम दो चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक हम करेंगे एरिया वेक्टर पर और दूसरा हम करेंगे सॉलिड एंगल पर। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि एरिया वेक्टर में डायरेक्शन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्लेन सरफेस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो उस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। यानी हम जब किसी एरिया को एक नॉर्मल की डायरेक्शन में लेके चलें, एरिया एलिमेंट को एक नॉर्मल की डायरेक्शन में लेकर के चलें, तो हम उसको एरिया वेक्टर कह देते हैं, है ना। लेकिन ये बात थ्योरेटिकली समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन बिहेवियर होता क्या है, हम उसको थोड़ा सा देखें। इन्होंने तो ऐसा कह दिया है जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, इसका एरिया ये ds है और इस प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। ये इस डायरेक्शन में इसके यूनिट वेक्टर को ले लिया मैंने, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया इस प्लेन पर। तो फिर एरिया वेक्टर को इस प्रकार से डिनोटेट कर दिया जाता है। ds इसका एरिया एलिमेंट या एरिया है और n कैप ये यूनिट वेक्टर है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 बट वो डायरेक्शन को डिनोटेट करता है, डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अगर मैं ये प्लेन को थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूं, ऐसा ये प्लेन थोड़ा सा ऐसा ले लिया मैंने, तो फिर इसमें एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? तो यहां हम इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। ये नॉर्मल रहेगा n कैप, ये एरिया एलिमेंट रहेगा और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे ds n कैप। ऐसा ले लें अगर ऐसा, तो इस प्लेन पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट से भी आपको समझाना चाहता हूं। इन बिहेवियर क्या होता है, देखें आप ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घरों में डेली सुबह दूध लेते हैं, कोई दूध वाला आता है और उससे हम दूध लेने जाते हैं, जो भी लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं, 2 लीटर लेते हैं। तो हम कोई एक बर्तन लेकर के जाते हैं उसके पास, है ना, देखा होगा कभी तपेली या भगोनी लेकर के जाते हैं। तो जब हम दूध लेना चाहते हैं तो हम उसको तपेली का एक पर्टिकुलर भाग प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट ही उसको देते हैं। ऐसा उल्टा नहीं देते कि दूध डाल दो। यानी दूध लेने के लिए या मान लीजिए कोई लिक्विड किसी बर्तन में भरने के लिए हम एक स्पेसिफाई क्लॉज सरफेस या एक वॉल्यूम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो कर्व एरिया है वो एरिया वेक्टर कहलाएगा आपका। या मान लीजिए हम दर्जी के पास जाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, तो कपड़े सिलवाने के लिए अगर मान लीजिए हमें शर्ट सिलवाना है तो ऑब्वियसली हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाप देते हैं। उस समय जो हम अपना मेजरमेंट करा रहे होते हैं वो आपका एरिया वेक्टर कहलाता है ना। मैं एक और तरीके से ये भी कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर, जनरली एरिया वेक्टर एक प्रतिनिधित्व करता है, एक रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसमें किसी क्लॉज सरफेस के सरफेस एलिमेंट से संलग्न मतलब अटैच्ड वॉल्यूम को डायरेक्शन दी जाती है।
मतलब अगर थ्योरेटिकली मैं कहूं जो तपेली वाली बात को, दूध वाली बात को, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं, तब उस समय जो एरिया है वो एरिया वेक्टर कहलाता है। अर्थात क्या आपने को दिमाग में रखना है कि एरिया वेक्टर एक रिप्रेजेंट करता है, एक प्रतिनिधित्व करता है जिसमें क्लोज सरफेस के एरिया एलिमेंट से इनक्लोज्ड वॉल्यूम को डायरेक्शन दी जाती है, वो कहलाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, सिंपली तो हमने इस प्रकार से लिख देंगे, बट अब ध्यान रखें जब कभी भी हमें किसी स्पेशल रीजन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तब उससे अटैच्ड जो एरिया होगा वो एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखें एरिया वेक्टर को। हमने जब दूध लेना है तपेली में तो एक पर्टिकुलर ऐसी ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं हम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं ये, तो फिर इससे ये इनक्लोज्ड एरिया, यानी एरिया प्लेन में भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। कर्व पार्ट में जब एरिया होता है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेते हैं और उन पार्ट्स के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करके एरिया की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एक विशेष स्पेशल प्रयोजन के लिए किसी एरिया का यूज करते हैं तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है और उसकी डायरेक्शन उस पर ड्रा किए गए नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, अब कह सकते हैं एक अभिलंब की डायरेक्शन में होती है। दूसरा अपना कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का। सिंपली सॉलिड एंगल मतलब किसी एक सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बना एंगल। जैसे कोई एक ये सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ये इसके द्वारा किसी पॉइंट पर एंगल बनाए, जैसे ये एंगल बना दिया मैंने, ये कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। और ये आपका सरफेस एरिया है ना। अगर इस पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करना चाहूं यहां से इस पे, तो ये नॉर्मल है इसका, ये नॉर्मल एक डायरेक्शन हो गई, प्रोवाइड हो गई, पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी गई। सिंपली अगर आप सॉलिड एंगल को देखना चाहते हैं तो आइसक्रीम का कोन देखिएगा, आइसक्रीम जो उस पर रखी है, तो फिर एक सरफेस के द्वारा वो बिल्कुल उसकी नोक पर बना जो एंगल है पूरा वो गोल 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 ऐसा, वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। लेडीज जो मेहंदी लगाती है आजकल, मेहंदी का कोन आता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो पूरा कोन एक नोक पे जाके जो एंगल बनाता है वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। वो बाबा जी की चिलम देखिए, बाबा जी धुनी लगाते हैं, वो उनकी चिलम भी जो बनती है बिल्कुल नोक पे जाकर जो एंगल बनाती है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, देखा होगा बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे वो मूंगफली और चना वगैरह बेचते हैं, तो फिर वो एक राउंड अप बना लेते हैं, वो पूरा सरफेस जो बनता है नोक पे जाके जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। इन बिहेवियर सॉलिड एंगल को मैं इसलिए ले रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस या लाइट रेज जो चलती हैं, डाइवर्ट होती हैं, वो सॉलिड एंगल बनाते हुए चलती हैं। आप टार्च लीजिए और एक दीवार पे उसका लाइट डालिए तो एक ऐसा एक स्फीयर सा बन जाएगा, और उस स्फीयर का टार्च के बल्ब पर एंगल बनाइए, सभी तरफ से रेज लेकर के आइए, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। तो किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बना एंगल, ये मैंने डिस्टेंस r ले ली और ये एरिया हो गया वैसे, तो एरिया और डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशो ये सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से नोटेट करते हैं। ये तो तब है जब एरिया की डायमेंशन या एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही हो, या यूं कहें कि एरिया वेक्टर ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आइसक्रीम जब वो भरता है, वैसे वो सॉफ्टी वगैरह वाली वो आइसक्रीम जो भरता है, तो उसका शेप थोड़ा सा देखा होगा तिरछा भी हो जाता है, बिल्कुल एक नॉर्मली नहीं रहता, थोड़ा तिरछा भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा ले, ये आपका ये पहली सिचुएशन में ये है ऐसा, और मैंने ये इस पॉइंट पर ये बना लिया, मान लीजिए एक एंगल है ये ऐसा, और ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई आपकी सीधी, ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई ये एन। ठीक है, अब वो आपने कहना उसने आइसक्रीम भरी, सेफ्टी भरी, और भरते समय थोड़ा सा तिरछा हो गया, एरिया ऐसा ना रहते हुए एरिया ऐसा हो गया आपका, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा मतलब
है ना, इस डायरेक्शन में ना रहते हुए। तो फिर जो एरिया वेक्टर जाएगा इसका वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी नॉर्मल, सीधी सिचुएशन में नॉर्मल और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल बनेगा। तो फिर हम इस एरिया वेक्टर का इस नॉर्मल की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। तो अपन जानते हैं उसकी डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट लिया जाएगा तो ये बेस है, यानी cos थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये ds cos थीटा, ds cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ds इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तब सॉलिड एंगल का फार्मूला ये रहता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर ये इस वाले एरिया की मैं बात करूंगा तो ये थीटा 0 का हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ds अपॉन आर स्क्वायर मतलब यही वाला फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बना एंगल ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। हाँ, सॉलिड एंगल की वैल्यू जैसे सर्कल के एंगल की वैल्यू 2 पाई की होती है, सॉलिड की भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा देखें आप, है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक छोटा सा कोई एरिया ले लिया और इसके द्वारा इस पॉइंट पर मैंने एंगल बनाया, या यूं कहूं कि मैंने यहां कोई एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस डाइवर्ट होगी, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ चलती है, ऐसी ये ऐसे बाहर की तरफ चली जाएगी। ये एरिया और ये डिस्टेंस, ठीक, इसका रेशो ds बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं यहां पे एरिया ले लूं ये वाला, तो ऑब्वियसली इसके कंपेयर में ये एरिया ज्यादा दिख रहा है, ये एरिया ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी है इंक्रीज हुई है। तो इस एरिया और इस डिस्टेंस का अगर मैं रेशो लेता हूं तो ये दोनों इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या देखा गया है कि ये एरिया, सरफेस एरिया और डिस्टेंस का जो रेशो होता है, एक स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल कोई एक स्फीयर लेकर के चल रहा हूं, उस स्फीयर के द्वारा किसी पॉइंट पर बना एंगल मतलब एरिया ऑफ स्फीयर और आर स्क्वायर का एक फाइनाइट रेशो फाइंड होता है। जैसे एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 पाई। तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया सॉलिड एंगल वो 4 पाई का होता है। कीप इन माइंड, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और बेसिकली भी अगर आप देखो तो मैं कोई छोटा एलिमेंट लेके चल रहा हूं तब मैं डी ओमेगा लिख रहा हूं, डी ओमेगा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, ds अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अगर होल ऑफ सरफेस के द्वारा बनाया जाएगा तो होल ऑफ सरफेस के द्वारा बनाया गया एंगल के लिए हमको इंटीग्रेशन लेना रहता है, और जब इंटीग्रेशन लोगे आप किसी स्फेरिकल सरफेस का तो एरिया उसका रहता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आपको सॉलिड एंगल जो है 4 पाई का मिलेगा। तो 2 बातें अपने को दिमाग में रखना है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल 4 पाई का होता है, समझ चुके हैं आप सॉलिड एंगल किसको कहते हैं। और जब एरिया एलिमेंट को किसी स्पेशल डायरेक्शन की ओर देखा जाए या प्रोवाइड की जाए तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। ये दोनों का यूज गाउस थ्योरम में होना है, इसलिए यहाँ इसका समझना आवश्यक है। नमस्कार।